Hello students, today we are going to study chapter number 5 for class 6th in the geography main domains of the earth. As we know, in the main domains of the earth we include the lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere and all the other continents. And what are the different types of definitions of these spheres? Let me start this chapter. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. Solid portion of the earth is known as the lithosphere. Gaseous forms, that is called as atmosphere, in which oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. And hydrosphere is a big area of the earth which covers with the water on the surface of the earth. And the biosphere is the narrow zone where we find the land, water and animals, all air, flora and fauna, all types of life in this biosphere. बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो लिथोस्फीयर होता है वो अर्थ का सॉलिड पार्ट है, जिसमें रॉक्स होते हैं, अर्थ की क्रस्ट होती है, धूल होती है, मिट्टी होती है, ये सब मिलकर के लिथोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर में देखें तो अर्थ की सरफेस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लैंड मासेस, जो बड़े बड़े लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, महाद्वीप। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज इसमें आती हैं उनको ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। अब अगर हम सी वाटर से लेवल देखें, सी वाटर लेवल से, तो हमें जो सी वाटर लेवल है वो सब जगह एक जैसा दिखेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर एलिवेशन होता है लैंड का वो सी के लेवल से, उसको हम लोग ज़ीरो से कंसिडर करते हैं। अब आता है, अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखेंगे, जिसमें आपको जो है वो 7 हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका है, ये भी वेस्टर्न साइड में है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड के बाद थर्ड जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ का जो पूरा आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है सॉरी, ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है, एशिया कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट आता है वो अफ्रीका है, ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है। वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड में एशिया है, उसके बाद में ईस्टर्नी साइड में नीचे की तरफ आकर अफ्रीका है, और यहाँ पर एशिया के जस्ट साइड में यूरोप है। यूरोप जो है वो हमारा ये फोर्थ आइलैंड है। अब जब पोल्स की इधर एशिया के जस्ट ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो नेक्स्ट आइलैंड बसता है वो है अंटार्कटिका, जिसको बोल सकते हैं अंटार्कटिका आइलैंड। ये अंटार्कटिका आइलैंड लगभग जो है वो फ्री जोन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर पूरे साल भर बर्फ़ जमी होती है, और ये हमारे पोलर साइड रीजन पे पड़ता है। अब इसमें जनरली अगर इसकी अकेले स्टडी की जाए तो एशिया महाद्वीप जो है, इसमें ये आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए एशिया जो है उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर 0 डिग्री पे इक्वेटर दिख रही है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से होके जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा इसको टच करते हुए नीचे की साइड जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो अफ्रीका के ऊपर से होके जा रही है। यानी कि अफ्रीका एक ऐसा आइलैंड है जिसमें तीनों ही इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों ही लाइंस जाती हैं, इसीलिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इंडिया से भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जा रही है, इसलिए इंडिया में भी समर सीज़न में बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून के महीने में। अब आता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे प्रेजेंट है, तो इस पे यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती बल्कि ठंड ज़्यादा होती है। और अब हम थोड़ा सा बात करेंगे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा सा ही पार्ट टच करता है, जो कि लाइन ऑफ कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टच करता हुआ जाता है नॉर्दर्न पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। और सिर्फ इस नॉर्दर्न पार्ट में जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से होके जा रही है, यहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। फिर साउथ अफ्रीका जो है, फिर भी यहाँ पर इक्वेटर बीच से होके जा रही है, अमेज़न बेसिन है, यहाँ पर अमेज़न के जंगल भी हैं। साउथ अमेरिका में ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, इसलिए
साउथ अमेरिका का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है उसके नॉर्दर्न रीजन पे, और जाड़ों में जो है, चूँकि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न जा रही है तो यहाँ पे ठंडा भी बहुत होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ओशियंस हैं, जिसमें कि मेन ओशियंस बताते हैं। सबसे बड़ा जो है पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से होता हुआ ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, जो कि एशिया महाद्वीप के दूसरे ईस्टर्न साइड पे टच करता है, और ये ऑस्ट्रेलिया से भी टच करता है। फिर इंडियन ओशियन जो है वो ट्रायंगुलर शेप का ही है, जबकि पैसिफिक ओशियन जो है रेक्टेंगुलर शेप का है पैसिफिक ओशियन। और इंडियन ओशियन जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है। इसका नाम भी इंडिया के आधार पर पड़ा हुआ क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है, 3 तरफ से समुद्र है इसमें। और फिर आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच पड़ता है। और यहाँ पर ये जो इसकी कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न साइड है वो काफ़ी रेगुलर शेप है। ये बिजनेस का इसीलिए बहुत बड़ा हब भी है, क्योंकि ये रेगुलर शेप है, तो ये रेगुलर शेप पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी बिजनेस होता है यहाँ पे। अब है आर्कटिक ओशियन, ये सबसे ऊपर की तरफ पड़ता है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है। और अटलांटिक ओशियन जो है, चूँकि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते थे, ये पोल से टचिंग करता है थोड़ा, तो अटलांटिक ओशन में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये चूंकि आर्कटिक ओशन से टचअप है, तो जैसे जैसे इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो यहाँ पर बर्फ़ मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े इसी ओशंस में, और आइस शीट्स भी, आइसबर्ग भी मिलती हैं। फिर आता है नीचे की तरफ आएंगे तो जैसे आर्कटिक ओशन था वैसे ही साउथर्न ओशन पड़ता है, जो कि साउथ पोल की तरफ पड़ता है। इनमें साउथर्न ओशियन में और आर्कटिक ओशन में हमेशा ठंड रहती है, और हमेशा बहुत बड़ी बड़ी आइस बेड शीट्स और आइस शीट्स, आइसबर्ग, ग्लेशियर्स वगैरह इसमें बहुत मिलते हैं। और तो ये सारे ओशंस की बात हो गई। अब अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे पर्वतों की साइड भी दिख रही है, जिसमें ये अपलेशियन माउंटेन रेंज है, ये रॉकी माउंटेन हिल्स पाई जाती हैं। और साउथ अमेरिका में ये इंडीज़ माउंटेन्स पाए जाते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ हिमालयन माउंटेन रेंज है, और ये यूरोप में देखिए यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज है, इधर मेडिटेरियन सी है, और ये जो है एटलस माउंटेन रेंज दिखाई पड़ रही है, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल साइड में, ईस्टर्न क्या नॉर्दर्न साइड में। यूरोप में आल्पस माउंटेन रेंज दिखाई पड़ रही है। तो बच्चों ये था हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स और ओशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको भी समझाया। तो हम लोग बात करेंगे कि एशिया जो है, अभी मैंने जैसे बताया आपको, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि कवर अप करता है लगभग होल वर्ल्ड का 1/3 एरिया कवर करता है ये। और जो अगर हम यूरोप और एशिया मिला दें तो इसको यूरेशिया बोलते हैं। और यूरोप जो है एशिया से छोटा है, और ये एशिया के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। आर्कटिक सर्किल यहीं से पास आउट होता है। अफ्रीका जो है, आर्कटिक सर्किल एक्चुअली क्या है, वो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ एरिया। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, जो कि 0 डिग्री इक्वेटर पर स्थित है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट कवर अप करता है। सारा डेजर्ट यहीं पर है अफ्रीका में, और नील रिवर भी यहीं पर, जो लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, सबसे लंबी नदी, और पूरे एशिया को कवर अप, पूरे अफ्रीका को कवर अप करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों ही अफ्रीका के मिड पार्ट से होके जाते हैं। अब आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि साउथ अमेरिका को टच करता है। साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करने वाली एक पनामा नाम की जो है वो यहाँ पर एक एरिया है, जिसको इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। यानी कि जहाँ से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से टच करता है, ये इस तरीके से देखिए, तो ये इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा संधि है एक प्रकार की, नैरो जोन है, जहाँ से वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से टच करता है, इसको इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। यहीं से पनामा नहर भी निकली हुई है। और नॉर्थ अमेरिका को के बाद अब आता है साउथ अमेरिका। साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये लगभग ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड को बहुत ज़्यादा कवर अप करता है। इंडीज़, मैंने बताया था, इंडीज़ आपकी जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो यहीं पर स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में इंडीज़
लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अब ऑस्ट्रेलिया आता है, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है साउथर्न हेमिस्फीयर का, और ये इसमें काफ़ी सारे आइलैंड भी आते हैं। अंटार्कटिका जो है ये कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ह्यूज कॉन्टिनेंट बनाता है, साउथ पोल में लाई करता है, और साउथर्न पोल रीजन में सबसे ज़्यादा ये है जहाँ पर थिक आइसबर्ग आइस शीट्स आपको मिलती हैं। और इसमें जो है अंटार्कटिका में ही कई सारे इंडियन रिसर्च स्टेशंस भी हैं, जैसे कि मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ये सब अंटार्कटिका में ही मिलेंगे। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हमारे पूरी अर्थ का लगभग 97% पार्ट जो है वो, उसमें 97% पार्ट में देखें तो 71% जो पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है, और बाकी जो एरिया है 29% वो खाली लैंड एरिया से घिरा हुआ है। फिर भी अर्थ के पूरे पार्ट में देखें तो 97% पार्ट पे क्या है, ओशियंस है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो 97% पार्ट पे हमें ओशन मिलते हैं, और केवल 3% पार्ट ऐसा बचता है जिस पे लैंड एरिया बचता है। और 97% पार्ट में भी यहाँ पर आइस शीट हैं, बर्ग हैं और ग्लेशियर्स वगैरह हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो वर्ल्ड के टोटल 71% पार्ट में वाटर बॉडीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर पॉन्ड्स वगैरह हैं, और फ्रेश वाटर पॉन्ड्स भी हैं, लेकिन जो 29% पार्ट पे लैंड एरिया है। अब आता है कि ओशियंस की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो ओशियंस में हमने पढ़ाई है कि जो ओशियंस होता है उसमें कई प्रकार की टाइड्स आती हैं, विंड्स होती हैं, और पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, अटलांटिक ओशन जो है उससे थोड़ा छोटा, फिर इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे, साउथर्न एशियन फोर्थ पे, और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा होता है। और पैसिफिक ओशन जो लार्जेस्ट ओशियन है, ये लगभग अर्थ के पूरे 1/3 पार्ट पे पड़ता है। जो मैरियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो इसी पैसिफिक ओशन में लाई करता है, और पैसिफिक ओशन ही सर्कुलर शेप में है, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को सराउंड करता है। इसके बाद अटलांटिक ओशन है सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, जो कि एस शेप्ड का है। मैंने बताया था आपको, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में यूरोप से और अफ्रीका से टच करता हुआ जाता है ये। इसकी जो कोस्टल लाइन अटलांटिक ओशन की वो हाईली इंटेंडेड है, मुड़ी हुई है, रेगुलर शेप्ड है, जिससे कि कोस्टल लाइन पर ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स वगैरह बने हैं इस पर, और इसलिए ये बिजिएस्ट ओशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्ट है। और इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पर रखा गया है, ट्रायंगुलर शेप है, और ये अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री को पूरी तरह टच करता है। साउथर्न ओशियन में जो अंटार्कटिका ओशियन है वो नॉर्थ में, नॉर्थ वार्ड में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को कवर अप करता है। आर्कटिक ओशियन जो है वो आर्कटिक सर्कल में नॉर्थ पोल की तरफ। ये पैसिफिक ओशियन को, आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है शैलो वाटर जो जोन से, जिसको इस नैरो ट्रेंच को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अब इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं बच्चों। एटमॉस्फेयर क्या है, एक टाइप का थिन ब्लैंकेट है एयर का जो हमारी अर्थ को सराउंड करता था। अ थिन एयर ब्लैंकेट विच सराउंड्स अवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, एंड it also protect us and provide the air for breathing, or it also protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun, यानी कि सन से निकली हुई जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमारी सुरक्षा भी यही करता है एटमॉस्फेयर। और हमारे एटमॉस्फेयर में देखें तो लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी जो दूसरी गैसेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है 1% पार्ट में प्रेजेंट है। और हमारे जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर हैं, जिसमें नीचे की तरफ देखिए लिथोस्फीयर है, उसके ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोस्फीयर मिलेगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ पर चांद तारे वगैरह होते हैं, या कह लीजिए यहाँ पेरोप्लेन उड़ता हुआ है, इतना एरिया स्ट्रेटोस्फीयर का है। ऊपर मीजोस्फीयर है, रॉकेट वगैरह जहाँ जब तक लॉन्च होते हैं। थर्मोस्फीयर है, थोड़ा बहुत गर्म एरिया जहाँ सैटेलाइट वगैरह जाते हैं। फिर एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर के ऊपर भी आयोनोस्फीयर वगैरह मिलेगा, जो ये सब स्पेस का पार्ट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है हमारे पूरे अर्थ में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ का प्लेनेट है इसलिए गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सर्शन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंजप्शन कम होता है, बल्कि ऑक्सीजन जो है वो कम रिलीज होती है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस वजह से ये सब हो रहा है। और जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो आपको एयर में, एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी जो है सी लेवल पे क्या कहते हैं कि धीरे धीरे एयर ये जो सी लेवल पे ज़्यादा मिलेगी, और ऊपर जाते जाते एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रोपोस्फेयर पे, लिथोस्फेयर पे
नीचे सी लेवल पे ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे पहुँच के प्रेशर हाई हो जाता है, और प्रेशर जब हाई हो जाता है तो वहाँ पे आरबीसीज जो है वो एकदम सरफेस पे आती है। इसीलिए पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लाल गाल एकदम लाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, और इसीलिए वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब एयर मूव करती है तो एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इस मूविंग एयर को विंड कहते हैं। अब बायोस्फीयर में बात करेंगे तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट है, जिसमें सभी प्रकार के लैंड, वाटर, एयर और सब कुछ प्रेजेंट है हमारे इस यूनिक प्लेनेट में। और बायोस्फीयर में देखिए आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये पूरा सब मिला करके बायोस्फीयर बनता है। इसमें फ्लोरा और फौना भी है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब सर्वाइवल के लिए रहते हैं। अगर धीरे धीरे जैसे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, लोग अपने डिमांड के लिए फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के नए नए पर्पस दे रहे हैं, और सॉइल का रिमूवल भी हो रहा है। जैसे जैसे ड्रॉट आता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि अर्थ का इरोजन हो रहा है। अर्थक्वेक वगैरह जैसी नेचुरल कामिटीज़ आ रही हैं, सुनामी आ रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, कि बहुत सारा एरिया जो है वो सुनामी से कवर अप हो गया। तो ये इससे क्या होता है, और ह्यूमन भी अपने यूज़ के लिए रिवर्स वगैरह को भी डैमेज करता चला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में, कहीं इंडस्ट्री से, कहीं थर्मल पावर प्लांट से, कहीं व्हीकल से, ये सब हानिकारक गैसें निकल ही रही हैं। इनसे क्या रहा है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी अर्थ पर जो है एक नेचर को बैलेंस करने वाली बात करें, और कम से कम गाड़ियों का उपयोग करें, कम से कम जो है पॉल्यूशन फैले, और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी सिटी से आउटस्कर्ट में यानी कि सिटी के बाहर के एरिया में बनाइए, जिससे कि अर्थ पे पॉल्यूशन ना फैले, जिससे कि हमारी अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बचाया जा सके। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड स्टे एट योर होम, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ टू। थैंक यू।